गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह रावत, आपका मैथ्स टीचर आपके लिए लाया हूँ मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक, जिस टॉपिक के अंदर सब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर वो सभी चीजें आ जाती है जिससे कि मैथ की जो बेसिक्स है उसको उसके ऊपर पकड़ होती है। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से सीख गए तो आपको पूरी मैथ के अंदर कहीं भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और आपका अगर यही टॉपिक वीक रह जाता है, इसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन रह जाते हैं, तो आपको मैथ के आगे वाले टॉपिक्स हैं उनमें भी कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान लगा के सुनिएगा ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनको आप जल्दी से कवर कर पाए और अपनी एग्जाम के अंदर सक्सेस हासिल कर पाए। देखो, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आप अभी क्लास 1 से लेके और क्लास 10 या क्लास 12 तक सीखते हुए हैं। क्लास 11 और क्लास 12 जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड था, मतलब साइंस मैथ बैकग्राउंड से था, जिन्होंने 10th के बाद में साइंस मैथ ली है, उनके मैथ के अंदर अवकलन, समाकलन, लिमिट, कंटिन्यूटी वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो वो टॉपिक्स एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं टॉपिक्स क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की। उसमें अर्थमेटिक और एडवांस मीन्स अर्थमेटिक के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं और एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। बाकी आप साथ में बनाए रखिएगा, पूरा लेक्चर एक बार कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी डिटेल की पूरी जानकारी हो, ताकि आप ये ना सोचें कि हमारा ये टॉपिक कमजोर रह गया है। नंबर सिस्टम बेसिकली इसी टॉपिक को फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, आधारभूत संरचना। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए तो आगे वाले टॉपिक्स आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी आपको, तो उससे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। अब संख्या क्या होती है आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 4th या 5th में पढ़ा होगा शायद, या उससे भी पहले क्लास 3rd के अंदर कुछ संख्याएं पढ़ी होंगी। 1 2 3 गिनती सीखते हैं बच्चा। शुरुआत में क्या सीखता है? सबसे पहले गिनती सीखता है, उसके बाद में पहाड़े सिखाए जाते हैं उसको। पहाड़े सीखने के बाद में फिर वो सीखता है जोड़ के बाद बाकी के बाद गुणा करना सीखता है और फिर धीरे धीरे पहुंच जाता है भाग करने पे। जब ये सारी चीजें कवर हो जाती है तो उसको हिंदी के अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि मैं 5 चॉकलेट लेके आया, रामदास चॉकलेट लेके आया, तो टोटल कितनी चॉकलेटें हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन डेराइव किए जाते हैं और फिर थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते आप क्लास 10 तक पहुंचते हैं और वहां पे होती है आपकी स्पेशल मैथ, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर आती है। तो सीखिए नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति, देखो संख्या पद्धति के अंदर नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स। ये नंबर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मीन प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वह संख्याएं होती है जो कि 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है। मीन्स कि 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक चलेगी? अनंत तक। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से लेते लेते अनंत तक। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और प्राकृत संख्याओं के आप जान गए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और इनको एन से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है होल नंबर। होल नंबर मीन पूर्ण संख्या। अब होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो कि 0 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं थी वो स्टार्ट होती है 1 से, जबकि होल नंबर वो जो शुरू होते हैं वो होते हैं 0 से। देखो, होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 करते करते कहां तक चलेगी? अनंत तक। अनंत क्या चीज होती है? अनंत ऐसी चीज है जो कि अनडिफाइंड है, मतलब हम गिनती को कहां तक बोल सकते हैं। हम करोड़ के बाद में अरब, फिर खरब, फिर जहां तक बोलते बोलते गिनती खत्म नहीं होने में आती तो उस चीज को बोलते हैं अनंत। मतलब ये चीज क्या? अनडिफाइंड है। अब जहां तक आप गिनती लिख सकते हैं वो चीज हो जाती है अनंत। दूसरा जो टाइप हो गया होल नंबर। होल नंबर मीन पूर्ण संख्या। ये 0 से स्टार्ट होके अनंत तक चलती है और होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। ठीक है। अगला जो है हमारे पास में वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन
पूर्णांक। हिंदी में पूर्णांक के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि पूर्णांक और भिन्न के बारे में, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के बारे में। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो माइनस इनफाइनाइट से चालू होती है और प्लस के इनफाइनाइट तक खत्म होती है। इसके बीच में जितने भी पूर्णांक आते हैं वो सारे क्या होते हैं? पूर्णांक में काउंट किए जाते हैं। अब सारे पूर्णांक चीज क्या होती है? पूर्णांक का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो ये होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। अब एक होता है भिन्न और एक होता है पूर्णांक। भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है इस तरीके का 9/2, 3/2 भिन्न होते हैं कुछ इस फॉर्मेट में भिन्न, जैसे कि 3/2 हो गया, 8/5 हो गया। तो ये एक पूर्णांक ना होके ये 3/2 जैसे कि 1.5 हो गया, 5/8 कितना हो जाएगा? 1.6 के समथिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये संख्याएं हैं जो भिन्न होते हैं वो अंक के बाद में कुछ दशमलव लगा के जो भी अंक होते हैं तो वो दशमलव या भिन्न होते हैं। तो उस तरीके के अंकों को पूर्णांकों में नहीं गिना जाता, लेकिन पूर्णांक होते हैं जिनके बाद में ना तो कोई दशमलव हो ना वो भिन्न रूप में हो। इंटीजर्स पूर्णांक ये होते हैं पूर्णांक, जैसे कि -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3। तो ये पूर्णांक है। इनके बाद में ना तो दशमलव लगा हुआ है कोई और ना ही कोई भिन्न रूप में लिखा हुआ है कि 3/2 है, 8/5 है, इस तरीके का कोई भिन्न नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके की संख्या माइनस अनंत से चलते और बीच में पूरे ये सारे संख्या कवर करते हुए अनंत तक पहुंच जाए तो ये सब कहलाते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक दो तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक को नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि धनात्मक मतलब कि जो पॉजिटिव साइड में खड़े होंगे और ऋणात्मक मीन्स जो कि ऋण की साइड में खड़े होंगे। ऋण मतलब नेगेटिव साइड में। अब देखो अगर मैं 0 को बेस मान लूं, इस लाइन में देखिएगा इंटीजर पूर्णांक वाली में, अगर मैं 0 को बेस मान लूं तो 0 की धनात्मक साइड में कौन खड़ा हुआ है? 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। तो ये सभी आते हैं धनात्मक संख्याओं के अंदर, धनात्मक पूर्णांकों के अंदर। और अगर मैं 0 को बेस मानते हुए इस साइड चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 -2 -3 से लेके अनंत तक, तो ये सारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स ये होंगे 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक माइनस नेगेटिव इंटीजर्स माइनस अनंत से लेके -4 -3 -2 -1 से लेके 0 तक। तो उम्मीद है कि आपको पूर्णांक का समझ में आ गया होगा, इसके दोनों टाइप्स और पूर्णांक क्या होते हैं ये चीज। पूर्णांक भिन्नों से और दशमलव से अलग चीज होती है जो कि पूर्णांक को एक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं को रिलेट करती है भिन्न से। परिमेय संख्या किससे रिलेट करती है? भिन्न से। इन्हीं को भिन्न भी बोला जा सकता है, लेकिन इसी में भिन्न में पूर्णांक में काउंट हो जाते हैं। तो परिमेय संख्या भिन्न प्लस पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे सभी संख्याएं जिनको P/Q रूप में दिखाया जा सकता है, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q रूप में दर्शाया जा सके तो वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे P और Q क्या चीज है? तो P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, दोनों के दोनों पूर्णांक है। P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक। जैसे कि देखो एग्जाम्पल है 4/5, 5/9, तो 4 भी पूर्णांक होता है, 5 भी पूर्णांक होता है। अब इन दोनों को बटे में लिख दिया है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। अगर बिना बटे में लिखे, अब -3 मैंने लिखा तो ये कैसे पूर्णांक वो परिमेय संख्या हो गई? तो -3 देखो, -3 वास्तव में लिखा कैसे होता है? -3/1। अब 1 का किसी भी संख्या में भाग दो तो वही संख्या आती है कि नहीं आती? तो -3 इस तरीके से -3/1 लिखी होती है, लेकिन नीचे वाले 1 को अगर मिटा दिया जाए तो जो पूर्णांक होते हैं -3 वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो सारे के सारे जो भिन्न होंगे वो भी किसमें आएंगे? परिमेय संख्या में। और सारे के सारे जो पूर्णांक होंगे वो भी किसमें आएंगे? परिमेय संख्या में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आएगा। तो 0 को भिन्न रूप में भी लिखा जा सकता है और 0 वैसे खुद भी पूर्णांक है, आपने पढ़ चुके हो कि पूर्णांक में आता है 0। तो पूर्णांक प्लस भिन्न इक्वल टू परिमेय संख्या। वास्तव में मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि इंटीजर्स पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हो आप जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? जेड से। और धनात्मक पूर्णांक
इंटीजर्स पूर्णांकों को जेड से और आई से दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से और जेड से। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स इनको बोलेंगे जेड प्लस और इनको बोलेंगे जेड माइनस। ऋणात्मक पूर्णांक जेड माइनस, धनात्मक पूर्णांक जेड प्लस। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, देखो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? वे सभी संख्याएं जो कि रेशनल नहीं होती, वे सभी संख्याएं जो कि रेशनल नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती, तो वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। मीन्स कि जिन भी संख्याओं को p बटा q रूप में नहीं दिखाया जा सकता, वे सारी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या किस तरीके की संख्याएं होंगी? तो अपरिमेय संख्याओं के अंदर जैसे एग्जांपल देखिए, पाई। पाई का नाम सुना होगा आपने। पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन बात करें पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर पाई को तो 22/7 रूप में लिख सकते हैं, तो फिर ये अपरिमेय संख्या कैसे हुई? ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये एक भिन्न रूप है और भिन्न रूप परिमेय संख्या में गिना जाता है। देखो 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। तो 22/7 होती है, उसको अगर तुम मानोगे तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है वो 3.14 करते 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 डैश डैश चलते चलते अनंत इनफाइनाइट तक चलती ही जाती है, कि उसका कभी भाग खत्म होने में नहीं आता, क्योंकि वो अनावर्त अशांत दशमलववादी एक भिन्न है। अब ये अनावर्त अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। थोड़ा आप पहले संख्याओं के बारे में सीख लीजिए, तब आपको दशमलव की, भिन्न की, प्रतिशत की और सब इनके टाइप्स जो होते हैं उन सभी की जानकारी दी जाएगी, और इनको आपस में कैसे इंटरचेंज करते हैं इन सभी की जानकारी दी जाएगी आपको नंबर सिस्टम के अंदर। बाकी सभी टॉपिक्स जैसे कि यूनिट डिजिट्स है, रिमाइंडर थ्योरम्स है, और विभाजकता के नियम है, भाग कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, बोर्ड मास के जो नियम्स हैं, उन सभी की जानकारी भी आपको प्रोवाइड होगी। लेकिन उससे पहले आप इसमें बने रहिए, ताकि आपको संख्या के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, तो आप आगे वाले जो टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो हम बने हुए थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, और जो संख्या p बटा q रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। द नंबर्स which cannot be described in the p बटा q form, so they called irrational numbers। एग्जाम्पल हो जाएंगे पाई। जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं होती है, रूट 2, रूट 3, रूट 10, रूट 511, और भी क्या हो सकता है, जैसे कि रूट 7 का क्यूब रूट, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी? इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का अगर अपन वैल्यूज निकालेंगे तो वो ऐसी वैल्यूज आएंगी 3.1, रूट 2 की जैसे कि 1.25 के पास, रूट 3 की 1.732 के पास, तो इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। तो वो वैल्यूज क्या होंगी कि पॉइंटों में होंगी, और उनको अपन p बटा q रूप में निरूपित नहीं कर पाएंगे। अशांत दशमलव टाइप की होंगी, अशांत अनावर्ती दशमलव टाइप की। तो उन संख्याओं को अगर p बटा q रूप में निरूपित नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए सारे जो रूट होते हैं, जिन संख्याओं के रूट निकल नहीं पाते, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, जैसे कि रूट 4 का पूर्ण वर्ग कितना हो जाता है? 2, 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3, 16 का वर्गमूल 4, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाते हैं। तो इन संख्याओं को छोड़ के जितनी भी ऐसी संख्या है जिनका कि वर्गमूल हम निकाल नहीं पाते हैं जल्दी से, या फिर दशमलव में वर्गमूल आता है, तो वह सभी संख्या अपरिमेय संख्या में आती है। बाकी अगर परिमेय संख्या, इसी में आप नोट कर सकते हैं कि रूट 4, रूट 9, रूट 16, तो इन संख्याओं का क्या वर्गमूल निकल जाता है। तो ये वर्गमूल जिन संख्याओं का निकल जाता है वो परिमेय संख्या में आएगी, और जिनका नहीं निकल पाता वो अपरिमेय संख्या में आएगी। आगे ध्यान दीजिए। अब संख्याओं में आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे सम और विषम के बारे में, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। सम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्या जो 2 से भाज्य होती है, मतलब जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है, या फिर जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जिन भी संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, वह सभी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। या फिर 2 से भाज्य सभी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। एग्जाम्पल्स आप जानते ही हो, 12, 16, 18, 22, 45, इस तरीके के एग्जाम्पल्स, जैसे कि 108 हो गया, 512 हो गया, ये सभी संख्या जिनके अंत में 8 2 आ रहा है, इसके अंत में 8 आ गया, 2 आ गया, और ये 2 से भाज्य भी है। देखो 2 का भाग चला जाता है 108 में 54 बार,
और 512 में चला जाता है 256 बार। विषम संख्या ओड नंबर्स, विषम संख्या क्या होगी? ओड नंबर्स। तो देखिए सम संख्या के बारे में आप जानते हैं कि 2 से भाज्य है, तो आपको पता ही होगा विषम संख्या कौन सी होगी? 2 से भाज्य नहीं। वे सभी संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वह सभी संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स, और ये सभी वह संख्या होती है जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9। वे सभी संख्या जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वे सभी विषम संख्याएं होती है, और ये सभी 2 से भाज्य नहीं होती। कैसी संख्या होगी? एग्जांपल्स देखो, जैसे कि 11 हो गया, 91 या 93 या 95 ये हो गया, तो ये सभी क्या है? विषम संख्या है। अब विषम संख्या अगर आप जान गए हो तो इन सभी के बाद में आती है, तो सम संख्याओं को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, विषम संख्याओं को ओड से रिप्रेजेंट करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को क्यू की पावर सी से और परिमेय संख्याओं को क्यू से। ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है जितनी भी तरीके की अपने पास में परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को अगर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। मीन्स वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या जाएगी? आपकी जितनी भी भिन्न है, मीन्स 2/5, 4/5, 9/2, ये सभी भिन्न है आपकी वास्तविक संख्या में आएगी। सारे के सारे पूर्णांक है, -3, -2, +1, 3, 2, प्लस का 100, 108, ये सभी किस में आएंगे? वास्तविक संख्या में आएंगे कि नहीं आएंगे? और इसी के अलावा जितने भी √2 है, √3 है, √10, 5, √11, ये सभी भी वास्तविक संख्या में आएंगे। और इसी के हिसाब से एक वास्तविक संख्या रेखा बनती है। वास्तविक संख्या रेखा कुछ इस तरीके से बनती है, जहाँ पे 0 बीच में होता है, इस साइड -∞ और इस साइड +∞, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, और इनके बीच की जितनी भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे -1/2 होगा, यहाँ पे जैसे कि 3/4 होगा, तो ये जो भिन्न भी रूप होंगे और जो पूर्णांक भी होंगे, और इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे एक √2 भी होगा, तो ये जो सभी संख्याएं होंगी जिसमें भी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों निरूपित की जाएंगी, तो वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, और ये कहलाती है आपकी वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, और अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सम्मिश्र संख्या, लास्ट में अपना एक नवा टॉपिक बचता है, सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वैसे वास्तव में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी कोई एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन बन जाता है सम्मिश्र संख्या से, तो सम्मिश्र संख्या इस फॉर्मेट में होती है, a + i b फॉर्मेट में। इसको जो यहाँ पे i है, i ये वाला i, इसको आयोटा इसको बोलते हैं आयोटा, इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा। देखो सम्मिश्र संख्या किस फॉर्मेट में होगी? a + i b फॉर्मेट में, जहाँ पे a और b क्या है? दोनों रियल नंबर है। a और b क्या है? रियल नंबर है। और आयोटा क्या चीज है आपका? √-1। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? अरे सोचिए, थोड़ा सा तो सोचिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है, तो मैं इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या वैल्यू इसकी -1 नहीं आ जाएगी? सोचिए। चलो अगर इतना ही सोच लिया तो मुझे कोई वैल्यू बता सकता है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? आयोटा क्यूब की वैल्यू सोचिए, आयोटा क्यूब की वैल्यू, अगर आयोटा की वैल्यू √-1 है, इसका स्क्वायर करने पर आयोटा का स्क्वायर √-1 आता है। अगर इसको और इसको, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से गुणा कर दिया जाएगा तो -1 √-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या इतनी आ जाएगी? क्या ये समझ में आया? अरे हाँ या ना में तो हाँ मुंडी हिलाओ, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहाँ मैं सोचता हूँ कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं ना, वहां पे हाँ या ना में मुंडी हिलाएं, ताकि आपको जितना भी कुछ कवर हो रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज का पता चले। देखिए अब इतना सम्मिश्र संख्या इस फॉर्मेट में होती है। इसके एग्जांपल देखते हैं सम्मिश्र संख्या, जैसे कि 5 + 2 आयोटा -2 आयोटा 3 9/2 मीन्स 5 + 2 आयोटा जैसे कि है, तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और आयोटा, इस तरीके से सम्मिश्र संख्या होती है। -2 आयोटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 कर दी गई है और b की वैल्यू -2 और आयोटा 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 कर दी है, आयोटा b की वैल्यू क्या कर दी है? 0 कर दी, तो 0 से आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अब देखो a की वैल्यू 9/2 है, b की वैल्यू 5/2 है और आयोटा, तो इस फॉर्मेट में सभी जो संख्या आएगी वो सम्मिश्र संख्या होगी। अब देखो तुम जान सकते हो कि सम्मिश्र संख्याओं में सभी तरीके की संख्या आ सकती है, जितनी भी वास्तविक संख्या है सब सम्मिश्र संख्या में आ जाएगी। कैसे? अगर मैं आयोटा की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पास में पूर्णांक भी आ रहा है, मेरे पास में भिन्न भी आ रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा दे दूं कि √2 + √3 आयोटा,
तो इसमें देखो आपका रूट वाला फॉर्मेट भी आ गया, तो अपरिमेय संख्या भी सभी इसी में आ गई, तो सम्मिश्र संख्याओं में सभी वास्तविक संख्या आ जाती है। तो यहाँ से क्या बात है पता चल रही है आपको कि नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर दिया जाता है तो होल नंबर्स बन जाते हैं। होल नंबर्स के बाद यहाँ जीरो से लेके इनफाइनाइट थे, अगर जीरो से लेके पिछली तरफ माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो पूर्णांक आ जाएंगे आपके। पूर्णांक के बाद में पूर्णांक होते हैं पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेके अनंत तक। अब पूर्णांक में भिन्नों को भी अगर सम्मिलित कर दिया जाएगा तो आपके पास में आ जाएगी परिमेय संख्या। ये बात समझ में। परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या अलग कंसेप्ट है कि ये परिमेय संख्या जो संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है वे सभी सम संख्या होती है। विषम संख्या जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाता और जिनका अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है वे सभी विषम संख्या होती है। बात करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर पे, तो जितनी भी तरीके की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है उन दोनों को एक जगह अगर इकट्ठा कर दिया जाए एक संख्या लाइन पे तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो ये सभी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं की बात करें तो सभी तरीके की वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्याओं में मैं आयोटा वाला फॉर्मेट और जोड़ दूं तो मेरी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो यहाँ से एक बात पता चली कि जितने भी जो नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्याएं, वो समुच्चय उप समुच्चय होती है किसका, होल नंबर्स का। मीन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में समाहित होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं जो कि इंटीजर्स में समाहित होते हैं। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक में। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सारी की सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, सारे परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सारी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा। आप बने रहिए हमारे साथ में ताकि हम आप तुरंत एक नए वीडियो के साथ में आएंगे आपके साथ में, जिसमें आपको नए कंसेप्ट के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, उसमें नई चीजें सीखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना जारी रखें। थैंक यू।